वीडियो एडिटिंग सिस्टम को बिल्ड करने के लिए क्या चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान थोड़ा कम रखना चाहिए, तो उन सब के बारे में बात करते हैं। और मैंने जो अपना सिस्टम जो बिल्ड करा है, इसमें मैंने किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखा और किनका नहीं रखा, उनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। तो वीडियो एडिटिंग सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, नंबर 1 पे पहली चीज़ आती है CPU, यानी कि प्रोसेसर। अब प्रोसेसर ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? देखिए, प्रोसेसर जो होता है ना, वो एक हार्ट की तरह काम करता है। जब हम एडिटिंग करते हैं तो वो एक हार्ट का काम करता है। जैसे एक हार्ट की वैल्यू है ना हमारी बॉडी में, ब्रेन से थोड़ी ज़्यादा ही वैल्यू है। तो इस तरह से एक एडिटिंग के लिए प्रोसेसर की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है बाकी अदर पार्ट से। अब रही बात प्रोसेसर इतना इंपॉर्टेंट है, तो प्रोसेसर कौन सा लगवाना चाहिए और कौन सा नहीं लगवाना चाहिए। तो प्रोसेसर जो है हमेशा आपको इंटेल का ही लगवाएं। वीडियो एडिटिंग के लिए आप सिस्टम अगर बिल्ड कर रहे हैं, विंडोज़ वाला, जाहिर सी बात है बिल्ड करेंगे तो विंडोज़ ही करेंगे, मैक का तो कर नहीं सकते बिल्ड, तो उसमें आप हमेशा इंटेल का ही प्रोसेसर लें। अब रही बात इंटेल का कौन सा लेना चाहिए, तो इंटेल के सीरीज़ का लें। यानी उसमें भी कई सारी सीरीज़ होते हैं, के सीरीज़ होती है, KF होती है, U होती है, F होती है, और भी कई सारी सीरीज़ होती है। के सीरीज़ जो होती है वो सबसे टॉप मॉडल होता है, लाइक जैसे गाड़ियों का या बाइक्स का जैसे टॉप मॉडल होता है ना, तो ठीक उसी तरह से प्रोसेसर का ये सबसे टॉपेस्ट मॉडल होता है। ये जो खास तौर पे बनाया जाता है, ये अनलॉक वर्जन होता है। ये जब आप कोई हैवी वर्क करते हैं, ये स्पेशली उसी के लिए डिज़ाइन होता है। लाइक जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया या कोई 3D का कोई काम हो गया, तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है के सीरीज़ के प्रोसेसर। दूसरी बात, के सीरीज़ का ले, साथ ही साथ आपको जनरेशन का भी ध्यान रखना है कि जितना लेटेस्ट जनरेशन आप परचेज़ कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग वही खरीदें। लेटेस्ट जनरेशन को परचेज़ करने का रीज़न ये होता है कि जो पुराने जनरेशन के प्रोसेसर होते हैं, लाइक अगर सेकंड या थर्ड जनरेशन की बात करूं, तो उसमें आप कोई भी अगर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो उसके सिर्फ पुराने वर्जन ही चल पाएंगे। लेटेस्ट वर्जन के जो अगर आप 2022 या 23 या 21 जो भी अगर आप चलाना चाहें तो वो इंस्टॉल होगा ही नहीं। तो इसलिए हमेशा जो है लेटेस्ट जनरेशन ही ले। मैंने जो अपने सिस्टम में जो बिल्ड करवाया है वो मैंने 13 जनरेशन, यानी जो 13वां, जो अभी आज की डेट में जो सबसे नया चल रहा है, अब 13 में कौन सा करवाया, मैंने i5 की मशीन ली। i5 की क्यों ली? क्योंकि मेरा बजट ही उतना था, सीधी सी बात है। और जनरेशन जितना लेटेस्ट रहेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ये तो बात थी प्रोसेसर की, आपको इंटेल का लेना चाहिए, और मैंने अपने सिस्टम में भी इंटेल का ही बिल्ड कराया। मैंने AMD का क्यों नहीं लिया? रीज़न ये था कि AMD गेमिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है, ना कि वीडियो एडिटिंग के लिए। हालांकि AMD थोड़े सस्ते पड़ते हैं, थोड़े क्या बहुत सस्ते पड़ते हैं, उसमें कम पैसे में आपको ज़्यादा कोर्स मिल जाते हैं इंटेल के हिसाब से। दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बने होते हैं। वो गेमिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि गेमिंग में प्रोसेसर की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो गेमिंग के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं वो। बट एडिटिंग के लिए आप हमेशा इंटेल पे ही जाए। अब बात करते हैं नंबर 2 की, यानी कि हमारा रैम। मैंने दूसरे नंबर पर रैम को इसलिए रखा है क्योंकि एक CPU के बाद एडिटिंग में सबसे ज़्यादा जो सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रैम। क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। रैम को परचेस करते टाइम आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास जो कंटेंट एडिटिंग के लिए आता है वो किस तरह का होता है। लाइक वो फुल HD है, 4K है, 6K है, 8K है, 12K है, कैसा है, उसके हिसाब से आपको रैम अपनी जो है डिसाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप मान लीजिए फुल HD का ही आपके पास कंटेंट आता है और 4K या 6K ना के बराबर ही आता है, तो आपको 16 GB से ज़्यादा मत ही लो, कोई ज़रूरत नहीं है 16 GB से ऊपर जाने की। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, अगर आप 4K पे काम करते हैं, कभी कभी 6K का भी फुटेज आप एडिटिंग करते हैं, तो 32 GB पे जाइए आप, 32 पे। और अगर आपको लगता है कि आपके पास 6K और 8K के ही काम है ज़्यादा, 4K तो है ही नहीं, 6K 8K से नीचे बात ही नहीं होती, तब उस कंडीशन में आप 64 GB की रैम जो है परचेज़ करें। और लगता है कि नहीं यार मेरे पास तो 8K की फुटेज आ रही है, वो भी ज़्यादा बिट है, 10 बिट 12 बिट से भी ज़्यादा 14 बिट की आ रही है, तो उस कंडीशन में तो आप 128 से नीचे की तो बात ही मत करना। खैर ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई कि आप फिल्मों की एडिटिंग वाली बात हो गई। थोड़ा नीचे आते हैं औकात पे। तो मोस्टली जो होता है फुल HD या 4K पे ही होता है, तो फुल HD के लिए 16 GB और 4K है तो 32 GB। अब इसमें कौन सी लेनी चाहिए, लाइक DDR4 ले, DDR5 ले, कौन सा ले, तो हमेशा जो भी लेटेस्ट जनरेशन का है वही आप परचेज़ करें, क्योंकि पुराने में क्या होगा कि आपको फ्रीक्वेंसी यानी जो उसकी मेगाहर्ट्ज़ है ना वो थोड़ी कम मिलेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे DDR4 की बात करें तो DDR4 की जो मेगाहर्ट्ज़ है वो मैक्सिमम है 36, उससे ऊपर की है ही नहीं अवेलेबल। और DDR5 की उसकी स्टार्टिंग ही है 48 मेगाहर्ट्ज़ से, 4800 से।
तो उस पर आप 5200 की भी ले सकते हैं, 6000 mAh की भी ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा की ले सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि DDR5 परचेज़ करें आज की डेट में, और अगर DDR6 भी अगर आने वाला है तो DDR6 परचेज़ करना। अब रही बात इसमें आपको कौन सा मेगाहर्ट्ज़ की लेनी चाहिए, तो इसका भी सेम वही मीडिया के हिसाब से कि फुल HD 4K है तो 5200 भी आपके लिए मोर देन इनफ है, या 6000 मेगाहर्ट्ज़ की ले सकते हैं, इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास 8K है, 6K की फुटेज है, या 12K 10K की फुटेजेस हैं, तब उस केस में आप कोशिश करो कि जितनी ज़्यादा 6000 से नीचे तो बात ही मत करना, ऊपर की ही बात करना मेगाहर्ट्ज़ की। ये नहीं कि आपने ले तो लिया अपने 64 GB की रैम, लेकिन ले लिया आपने 4800 मेगाहर्ट्ज़, तो भाई साहब बहुत स्लो हो जाएगी वो। तो मेगाहर्ट्ज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है रैम परचेज़ करते टाइम। दूसरी बात थी ये। अब बारी आती है थर्ड पे GPU की। अब थर्ड पे देखो मैंने GPU को क्यों रखा कि फर्स्ट पे मैंने CPU रखा, सेकंड पे रैम रखा, थर्ड पे GPU थोड़ा कम इम्पोर्टेंट होता है वीडियो एडिटिंग के लिहाज से। रीज़न ये होता है कि जब आप टाइमलाइन पे क्लिप्स को डाल रहे होते हैं ना, तब जो सारा काम जो होता है वो रैम कर रहा होता है, और प्रोसेसर तो हमेशा काम करता है। चाहे आप मीडिया इंपोर्ट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, रेंडर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो प्रोसेसर तो लगा ही रहता है, उसकी लगी रहती है हमेशा। तो इसलिए हमेशा प्रोसेसर अच्छा वाला लो। दूसरी बात, रैम पे जितनी बड़ी आपकी टाइमलाइन रहती है उस हिसाब से रैम का स्टोरेज फुल होता रहता है। तो जितनी ज़्यादा रहेगी लाइक 16 GB 32 GB, तो उस हिसाब से वो स्मूथली वर्क होता रहता है, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो अच्छे से उसको रीड एंड राइट कर पाएगा। पता चले आपने ले तो लिया 64 GB लेकिन स्लो है, तो उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब रही बात GPU को थर्ड नंबर पर रखने की रीज़न ही यही है इसका कि GPU का काम ही तब होता है कि जब आप इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं ना किसी भी क्लिप पे, तब वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जब रेंडर करते हैं, रेंडर में भी आपका जब बहुत हैवी मीडिया होता है लाइक 4K या 6K का आपने काम किया, उस पर आपने इफ़ेक्ट अप्लाई कर रखे हैं काफ़ी सारे, तब वो GPU आपकी हेल्प करेगा रेंडरिंग थोड़ी फास्ट करने में। अदरवाइज़ GPU का अपना कुछ खास काम नहीं होता। हाँ, जो टाइमलाइन पे आप काम कर रहे हैं, इफ़ेक्ट आपने डाले हुए हैं काफ़ी सारे, कहीं एडजस्टमेंट ले रहे हैं, या बहुत सारी आपने 25-25 30 लेयर पे काम कर रहे हो, तो उस केस पे अगर GPU रहता है तो हेल्प मिल जाती है उसको रीड करने के लिए। तो GPU भी रहना ज़रूरी है। अब रही बात GPU कौन सा लेना चाहिए, तो 3060 बेस्ट है। रीज़न ये है कि जो 3060 अगर आप लेते हो ना, किसी भी ब्रांड का ले लेना, तो उसका क्या होगा कि आप 4K तक की जो मीडिया है ना बहुत स्मूथली एडिट करेगा। कितने भी आप उस पर इफेक्ट को अप्लाई करोगे ना, मतलब आपको उसका प्रीव्यू कॉपी नहीं मारना पड़ेगा। दूसरी बात, उसकी क्वालिटी आपको डाउन करके प्लेबैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बड़ा स्मूथली काम करेगा। 3060 मैंने भी वही लगवाया है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास 8K की फुटेज आती है, तो उस केस में आप 3070 पे जाओ, या 3070 Ti, या उससे भी आप ऊपर पे जा सकते हैं जैसा आपको लगता है। या आपका काम ही मोशन ग्राफिक का इफेक्ट जनरेट करने का, तब तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। जब मैं बनाऊँगा तब बता दूँगा आपको कौन सा लेना चाहिए। फ़िलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। ये बात थी अपनी GPU की। आप 3060 ले सकते हैं, और अगर आपको लगता नहीं यार मेरा 4K का काम ही नहीं होता, तो इससे भी सस्ता वाला ले लो, 3050 ले लो। बट 3050 और 3060 में बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है। 3060 आपके लिए बेस्ट है। 3060 ले लोगे तो आप 4K और 6K भी थोड़ी बहुत एडिट कर सकते हो ईजिली, बड़े प्यार से। तो ये था GPU के बारे में कि आपको GPU कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब ये था GPU। अब नंबर 4 पे आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कौन सा लगाना चाहिए, तो देखो भाई सीधी सी बात है, DDR5 ले लो, छुट्टी। जो भी मदरबोर्ड DDR5 रैम सपोर्ट करती हो ले लो। कौन सा ब्रांड लो, कोई सा भी ले लो यार, सारे अच्छे हैं। MSI ले लो, ASUS ले लो, ASRock ले लो, Gigabyte ले लो, या जो जिनके नाम मैंने नहीं लिए वो ले लो। बस DDR5 लेना। अगर आप 4K के लिए सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो DDR5 से नीचे का बोर्ड मत लेना। जो DDR5 सपोर्टेड हो वही लेना। और रही बात उसमें वाईफाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। आप नेट का ज़्यादा यूज़ है तो वाईफाई वाला लेना, नहीं यूज़ है ना के बराबर यूज़ है तो मत लेना वाईफाई वाला। बट आज की डेट में तो सबको नेट चाहिए होता है सिस्टम में, तो वाईफाई वाला कोई सा भी ले लो। मैंने भी यही करा, मैंने MSI का उठा लिया। उसमें मॉडल नंबर कौन सा है, एक सेकंड। हाँ, मेरे जो मदरबोर्ड का है वो Z690 प्रो सीरीज़ का है, Z सीरीज़ का है। तो मदरबोर्ड तो आप कोई सा भी उठा लो, DDR5
जो सपोर्ट करता हो। बट मदरबोर्ड को परचेज करते टाइम आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सस्ते वाले कभी मत लीजिए। जैसे कि आपका जो सॉकेट रहता है ना जो प्रोसेसर का, जैसे कि मेरा है LGA 1700, यानी जो मेरा 13 जनरेशन का है, तो वो 1700 सीरीज़ के सस्ते वाले बोर्ड भी आते हैं, लाइक 10-10 हज़ार के भी आते हैं, 8-8 हज़ार के भी आते हैं। बट उसमें क्या होता है कि आपको ग्राफिक होता है, प्रोसेसर इतना हैवी है, फिर रैम आप लगवाओगे ना तो वो झेल नहीं पाते। वो सब हल्के कामों के लिए बने, तो सस्ते वाले मत ले लेना, थोड़े प्रो सीरीज़ के ही लेना। मतलब बजट अगर बताऊँ तो 20-25 के रेंज में वाले कोई सा भी उठा लो। तो ये था मदरबोर्ड के बारे में। अब बारी आती है कि स्टोरेज कौन सा लगवाना चाहिए। जाहिर सी बात है M.2 लेटेस्ट जनरेशन, 5th जनरेशन जो चल रहा है, या 4th जनरेशन। रही बात कौन सा लें, तो आपका जितना बजट है, लाइक कम बजट है तो 250 GB ले लो, बजट ठीक है तो 500 GB ले लो, और ज़्यादा अच्छा है तो 1 TB ले लो। बट लेटेस्ट जनरेशन का ही लेना, ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में पुरानी जनरेशन ले लो, स्पीड नहीं दे पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी ना रीड एंड राइट की, वही लेगी। कम से कम 5000 रीड एंड राइट स्पीड हो, उससे ज़्यादा ही हो, कम की ना हो। हमेशा 5000 से ऊपर वाली लो। ये नहीं कि आपने थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते वाले ले लिए, 2500-3000 रीड एंड राइट स्पीड वाली ले ली। उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा कि नाम की वो M.2 है, बट काम वो नॉर्मल SSD की तरह करेगी। अगर आपको M.2 वाली स्पीड चाहिए तो कम से कम 5000 की स्पीड होनी चाहिए, तो ही आपको वो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो बजट के हिसाब से ही ले कि 250 लेना है, 500 लेना है, 1 TB लेना है। मैंने तो भाई 1 TB का लिया है। तो ये था स्टोरेज के बारे में। अब इसके बाद आती है बारी स्टोरेज के बाद क्या आती है बारी, अब इसके बाद आती है बारी कूलर की या SMPS की। कूलर कह लो SMPS कह लो, एक ही बात है। दोनों को आप एक कैटेगरी पे भी डाल सकते हो या ऊपर नीचे डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो SMPS जो है हमेशा एटलीस्ट 650 वोट वाला ही ले, गोल्ड सर्टिफाइड वाला, ब्रॉन्ज वाला मत ले लेना सस्ते के चक्कर में। फिर मैं वही कह रहा हूँ, गोल्ड वाला ले लो, चाहे 650 की जगह 550 वाला ले लो। अगर 550 वोट वाला आपके ग्राफिक, मदरबोर्ड, प्रोसेसर सब कुछ झेल सकता है तो 550 का ले लो, नहीं तो फिर 650 वोट वाला ही लो। किस ब्रांड का लो, कोई सा भी ले लो यार, सभी अच्छे हैं। चाहे डीप कूल का लो या कूलर मास्टर ले लो। मैंने जो लिया है वो डीप कूल का लिया है। डीप कूल का इसलिए लिया, सस्ता था कूलर मास्टर से, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम सब कुछ, इवन वारंटी सब कुछ सेम थी। इसमें भी 10 साल की वारंटी थी, उसमें भी 10 साल की वारंटी थी। ये भी फुल्ली मॉड्यूलर था, वही फुल्ली मॉड्यूलर था। उसका प्राइस और इसके प्राइस में अराउंड मेरे ख्याल से 1000-1200 का डिफरेंस था, तो मैंने 1000-1200 रुपये वहाँ बचा लिए, तो मैंने वो वाला डीप कूल का ले लिया। तो आप भी कोई सा भी ले सकते हो, डीप कूल या कूलर मास्टर, जैसा आपका बजट है। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिसाइड करना है कितने वॉट का लेना है। 4K सिस्टम के लिए तो मान लो आपको 650 वॉट का ही पड़ेगा, इससे कम मत लेना। ज़्यादा का ले सकते हो 750 वॉट का, बट उतना ज़्यादा लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, 650 इनफ है। सो ये था SMPS के बारे में कि आपको SMPS कौन सा लगवाना चाहिए। इसके बाद बारी आती है कूलर की, यानी जो CPU कूल करने के लिए जो आप कूलर लगाते हैं या छोटा AC कह लो, वो आप कोई सा भी लगवा सकते हो। मेरा जो है LE 500 करके है, डीप कूल ब्रांड का। तो एक कूलर खरीदते टाइम बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपके CPU को कूल करे, और वो 2 फैन वाला हो और RGB हो, बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। अब ब्रांड, बस ब्रांडेड लो। तो ये था कूलर के बारे में। सो फाइनली मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दी है कि एक वीडियो एडिटिंग सिस्टम के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें सारी बता दी हैं, CPU से लेकर के एक कूलर तक की। तो रही बात डिस्प्ले की कि डिस्प्ले कौन सा लेना चाहिए, तो डिस्प्ले हमेशा वही ले जिसका sRGB लेवल 100% हो। वो हालांकि थोड़ा महंगा पड़ता है बट अच्छा रहता है एडिटिंग के हिसाब से, कलर करेक्शन के लिए आपको काफ़ी हेल्प रहता है, क्योंकि वो काफ़ी एक्चुअल कलर जो है क्रिएट करता है उस टाइम। तो sRGB 100% वाली जो डिस्प्ले होती है थोड़ी महंगी रहती है, थोड़ी ज़्यादा महंगी रहती है। 30,000 से तो स्टार्टिंग ही होती है, उससे ज़्यादा ही होती है बल्कि। बट अगर उतना बजट नहीं है तो आप sRGB 99% वाली भी ले सकते हैं, यानी कि 1% थोड़ी कम वैल्यू वाली जो होती है ना, वो थोड़ी सस्ती पड़ती है आपको। स्क्रीन साइज एटलीस्ट 2 मॉनिटर लेके चलिए आप एडिटिंग के हिसाब से। तो आप देख लीजिए आप किस में कंफर्ट है, 21 इंच में, 24 इंच में, 27 इंच में, ये आपके ऊपर है। और अब क्या बचा है, कीबोर्ड माउस। कीबोर्ड माउस कोई सा भी ले लो यार, कीबोर्ड माउस क्या बताऊँ। बस हाँ,
इतना ध्यान रखें कि आपके गुस्से को झेलने लायक कीबोर्ड माउस हो। लाइक ये जो है ना, इसको मैंने कई बार उठा के पटका हुआ है। मैंने, मेरी बेटी ने, क्या करते हैं ऐसे लेते हैं और इसको फेंक देते हैं। तो एटलीस्ट आपका जो कीबोर्ड है इतना मजबूत हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो कि झेल सके आपके अत्याचार को। वो तो कोई सा भी उठा लो जो बस थोड़ा हैवी होना चाहिए। वायरलेस वाले अच्छे हैं आज की डेट में। ब्रांड मेरे पास तो ये वाला है, कौन सा है, लॉजिटेक। सो ये सब था एक वीडियो एडिटिंग सिस्टम को बिल्ड कराने के बारे में, और मैंने जो अपना वीडियो एडिटिंग का सिस्टम बिल्ड करा उसके बारे में मैंने आपको बताया, और आपको कैसे बिल्ड कराना चाहिए मैंने उसके बारे में भी आपको हिंट दे दिया है थोड़ा बहुत एटलीस्ट। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मेन चीज़ें भी बता दी और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी मैंने बता दिया है। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया इस वीडियो में। अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि इसके बारे में बताओ, तो मैं बता दूंगा कमेंट करके, ठीक है। एंड और भी अगर आप कुछ एडिटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं भी बता दूंगा आपको कमेंट करके या वीडियो बना के।